हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। इसमें देखेंगे सबसे पहले यूनिट 1। आइए इसमें बात करें पहले टॉपिक्स के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन, यानी सेल की जब इंजरी होती है तो सेल अपने आप को कैसे अडाप्ट करती है, कैसे अनुकूलित करती है, यानी कि कैसे बचाती है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे आगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पैथोलॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज, हम लोग इसमें जो है डिसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ लाइफ के एक्टिविटी ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। आइए इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में हम लोग देखें। पैथोफिजियोलॉजी इज डिफाइंड, पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एज द स्टडी ऑफ द फंक्शनल चेंज इन द बॉडी। जब बॉडी में कोई फंक्शनल चेंज होती है, कैसे फंक्शनल चेंज होता है, एसोसिएटेड विद डिसीज इसे, यानी बीमारी की अवस्था में जब बॉडी में कोई फंक्शनल चेंज होता है तो हम लोग उसको जो है पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। अगर एक लाइन में अगर इसकी बात करें पैथोफिजियोलॉजी को, तो पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज। पैथोफिजियोलॉजी जो है इसमें हम लोग जो है स्टडी के बारे में जो है डिसीज के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग जो है पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। हम बात करेंगे अब डिफिनीशंस के बारे में। इसमें डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। सम ऑफ द फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन पैथोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्द, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार। पैथोफिजियोलॉजी में कुछ शब्द जो है बार बार यूज किए जाते हैं। ये शब्द जो होते हैं एक फार्मासिस्ट को डिसीज और उसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को समझने में जो है मदद करते हैं। फर्स्ट, पेशेंट इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय ए डिसीज और एनी एबनॉर्मलिटी। एक पेशेंट जो होता है डिसीज या फिर किसी कमी के द्वारा जो है अफेक्ट हो सकता है। सेकंड की बात करते हैं लीसन। लीसन्स का मतलब होता है चोट। डैमेज काज टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इंजरी और इलनेस। इंजरी या इलनेस के कारण बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ फैक्टर। हम लोग जिसमें इस फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं काजिंग डिसीज, जो डिसीज का कारण बनते हैं, लाइक जैसे डाइट्स, इन्वायरमेंट एंड अदर जेनेटिक फैक्टर। ये फैक्टर जो होते हैं वो किसी डिसीज़ के होने का कारण बनते हैं, इसी को हम लोग जो है इटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें आर्डियोपैथिक डिसीज, इसमें देखें द डिसीज फॉर विच द काज रिमेन अननोन। इसमें जो है डिसीज़ के कारणों के बारे में हम लोग जो है जान नहीं पाते हैं कि किस कारण जो है डिसीज हुई है, उसी को हम लोग जो है आर्डियोपैथिक डिसीज कहते हैं। बात करेंगे अगले शब्द के बारे में आइट्रोजेनिक डिसीज। आइए इसमें देखते हैं द डिसीज एराइजिंग। ये डिसीज कब उत्पन्न होती है, एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडर। जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडर होते हैं इन्हीं के द्वारा जो होती है ये डिसीज उत्पन्न होती है। कैसे, हम जानते हैं आजकल डॉक्टर और प्रैक्टिशनर जो अंधाधुंध जो है तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो है तमाम नई बीमारियां जो हैं जन्म ले रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें देखें माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन द टिश्यू और ऑर्गन में। जब टिश्यू या आर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी होती है हम लोग इसको जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें हीमेटोलॉजी, इसमें कहा स्टडी ऑफ ब्लड डिसीज। ब्लड में जो डिसीज होती है उसको हम लोग जो है हीमेटोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें इम्यूनोलॉजी, इसमें देखें स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जो डिसीज होती है हम लोग उसको जो है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं। हम नेक्स्ट की अगर बात करें केमिकल पैथोलॉजी, इसमें देखें एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड यूरिन सीमेन। हम लोग इसमें जो है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे ब्लड यूरिन सीमेन, हम लोग जो है केमिकल पैथोलॉजी में जो इसको जो है एनालिसिस यानी स्टडी करते हैं। हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, देखिए इसमें डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ द लेवल ऑफ द सेलुलर डीएनए। सेलुलर डीएनए के लेवल पर जो एबनॉर्मलिटी होती है हम लोग इसमें जो इसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस करते हैं, कहाँ, मॉलिक्यूलर पैथोफिजियोलॉजी में। होम्योस्टेसिस, हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। W.B. कैनन इंट्रोड्यूस द वर्ड होम्योस्टेसिस। W.B. कैनन ने सबसे पहले होम्योस्टेसिस शब्द को दिया था। टू डिफाइन, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म जो है जुड़ती है यानी कि इन्वॉल्व होती है। आइए इसमें देखते हैं
मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इज द मेन टारगेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मेन टारगेट होता है वो होम्योस्टेसिस को जो है मेंटेन करना होता है। स्पेसिफिक रीजन इन द ब्रेन, ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन में जो है हेल्प टू द रेगुलेट इट होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट। होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन करने के लिए जो है उसमें एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है, कहाँ, ब्रेन के इस स्पेसिफिक रीजन में। और उसके साथ और क्या जुड़ता है, विथ द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और पॉजिटिव नेगेटिव फीड मैकेनिज्म के द्वारा जो है हम लोग होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन करते हैं। और इसमें क्या जुड़ता है, इसमें फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। आइए देखें, इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, कुछ फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। हम इसको जो है वन बाय वन करके जो है देखेंगे। फर्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशंस के द्वारा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस के द्वारा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशंस के द्वारा। अगर हम अगले नंबर की बात करें कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस के द्वारा, रिप्रोडक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और हार्मोन्स के द्वारा जो है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन्स किया जाता है। हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कि जब होम्योस्टेसिस जो कैसे किसके द्वारा जो है डिस्टर्ब हो जाती है, बाय इंजरी या फिर माल न्यूट्रिशन या फिर पैथोजन के कारण जो होती है हमारी होम्योस्टेसिस जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। हम इसमें जो है सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। इसमें हम लोग बात करेंगे फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं। आइए देखें, ए फीडबैक सिस्टम इज ए साइक्लिक इवेंट। एक फीडबैक सिस्टम जो होती है एक साइक्लिक घटना होती है विच जो मॉनिटर इवेल्युएट अल्टर द स्टेट ऑफ द बॉडी कंडीशन। ये बॉडी के कंडीशन में होने वाले बदलावों को जो है मॉनिटर करने यानी कि देखभाल करने का काम करती है। बॉडी की कौन सी कंडीशन होती है, आइए देखते हैं। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ईटीसी। हम जानते हैं बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब इस टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग होती है तो फीडबैक सिस्टम जो है इसको मॉनिटर करके यानी कि मॉनिटर करके इसकी देखभाल करके जो है उसको मेंटेन करने का काम करती है। आइए अब इसमें हम बात करते हैं, ए फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व 3 बेसिक कंपोनेंट। एक फीडबैक सिस्टम में जो है 3 बेसिक कंपोनेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं। हम इनको जो है वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट, रिसेप्टर व सेंसर, और सेकंड की हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर, और थर्ड जो होता है हमारा है इफेक्टर। सबसे पहले बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। आइए देखते हैं, डिटेक्ट द स्टिमुलस। ये स्टिमुलस को जो है डिटेक्ट करता है कौन, रिसेप्टर, एंड सेंड सिग्नल, और सिग्नल को जो है सेंड करता है वाया किसके द्वारा, नर्व या हार्मोन्स के द्वारा इस सिग्नल को सेंड करता है टू द कंट्रोल सेंटर के पास। आइए देखते हैं कंट्रोल सेंटर। द कंट्रोल सेंटर रिसीव द डाटा फ्रॉम द रिसेप्टर व सेंसर। ये जो कंट्रोल सेंटर होता है वो डाटा को रिसीव करता है कहाँ से, रिसेप्टर या फिर सेंसर से, एंड कंपेयर टू द सेट पॉइंट, और ये सेट पॉइंट से जो है कंपेयर करता है यानी कि तुलना करता है। सेट पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर हो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब इसमें कोई भी चेंजिंग होती है तो जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है इसी से कंपेयर करता है कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ। आगे इफ़ द वैल्यू इज़ टू हाई, अगर वैल्यू जो है अगर ज़्यादा हो गई, या फिर टू लो अगर बहुत कम हो गई, द कंट्रोल सेंटर डिटरमाइन द नेसेसरी रिस्पांस। तब कंट्रोल सिस्टम जो होता है एक नेसेसरी रिस्पांस माने आवश्यक जो है प्रतिक्रिया करता है कि हमको क्या जो है करना है। बात करेंगे इफेक्टर्स के बारे में। आइए देखते हैं, द इफेक्टर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। इफेक्टर जो होता है सिस्टम का पार्ट है, दैट जो कैरी मतलब ढोटा आउट द रिस्पांस कमांडेड बाय द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर से जो कमांड प्राप्त होता है उसी को ढोने का काम करता है कौन, इफेक्टर। आइए देखते हैं, इट एक्ट मतलब ये कैसे काम कर, टू चेंज द वेरिएबल बैक टूवर्ड द सेट पॉइंट। सेट पॉइंट की ओर जो एक वेरिएबल चेंज लाकर जो इफेक्टर जो है काम करता है कैसे। एग्जाम्पल, स्वीट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मॉइस्चर टू कूल द स्किन। जब स्वीट ग्लैंड जो होती है मॉइस्चर प्रोड्यूस करती है जिसके कारण स्किन जो क्या हो जाती है वो कूल हो जाती है। कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझेंगे कैसे। फीलिंग कोड, जब हम लोगों को जो है कोल्ड का फीलिंग यानी ठंड का अनुभव होता है तो क्या होता है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व इंडिंग इन द स्किन। स्किन में जो नर्व इंडिंग होती है उनसे नर्व इम्पल्स निकलता है, इसको हम लोग जो है रिसेप्टर कहते हैं। ये टू हाइपोथैलेमस यानी ये हाइपोथैलेमस के पास जाता है जिसको हम लोग जो कंट्रोल सेंटर कहते हैं। कंट्रोल सेंटर से जो है आउटपुट निकलता है
टू स्केलेटल मसल यानी स्केलेटल मसल्स को, जिसको हम लोग जो इफेक्टर कहते हैं, जैसे ही इफेक्टर के पास जो है आउटपुट निकल के जाता है, इसमें क्या स्वेरिंग मतलब जो है कंपकपी आने लगती है। कंपकपी आने के कारण जो है हमको जो है प्रोड्यूस ऑफ हीट यानी हीट जो है प्रोड्यूस होने लगती है। जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो फीलिंग ऑफ कोल्ड, जो हमको जो है ठंड का अनुभव हो रहा है वो कम होने लगेगा।